Arkanul Zamiyon, İslam Arkanul Rohingya Komur Haklı Yare, Arkanul Zamiyon Torhijan Durul. Abu Allah Jururi Dutala. ताकत खोने का डर उन लोगों को भ्रष्ट कर देता है जो सत्ता को ताकत से चलाने की कोशिश करते हैं, और ताकत के अभिशाप का डर उनको भी भ्रष्ट कर देता है जो इसके अधीन होते हैं। ये शब्द है म्यांमार की सर्वोच्च नेता आंग सान सू की के, जो उसने नोबेल पुरस्कार लेते वक्त कहे थे। आज बात उसी म्यांमार की जहां आंग सान सू की जेल में है और म्यांमार के 40% हिस्से पर अलग अलग विद्रोही गुट और जातीय समूह का कब्जा हो चुका है। जनता को ताकत से कुचलने वाली सेना पीछे हटने को मजबूर है। नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव चौधरी। म्यांमार की बात करें तो राजनीति पर पैनी नजर रखने वाले लोगों का कहना है कि अगले कुछ हफ्तों या महीनों में म्यांमार में भी तख्ता पलट हो जाएगा। तख्ता पलट यानी जब किसी देश की वैध अवैध सरकार को सेना, बागी ग्रुप या किसी आंदोलन के तहत बलपूर्वक गिरा दिया जाता है तो उसे तख्ता पलट कहा जाता है। लेकिन म्यांमार में फिलहाल जो सेना सत्ता में है वो भी खुद तख्ता पलट करके आई थी, और हर तख्ता पलट के पीछे एक तानाशाह होता है, और हर तानाशाह यही कहता है कि तख्ता पलट तो लोकतंत्र को बचाने के लिए किया गया है। म्यांमार में भी साल 2021 में ऐसा ही तानाशाह था जनरल मिनोंग ह्लाइंग, जो 2021 में आंग सान सू की सरकार गिराकर उसने भी यही बात दोहराई थी कि तख्ता पलट तो लोकतंत्र को बचाने के लिए किया गया है। लेकिन बाद में अपने ही लोगों पर, बच्चों पर, हर एक लोकतंत्र समर्थक पर हवाई हमले किए या जेल में ठूस दिया। म्यांमार का जिक्र आज जरूरी है वहाँ के हालात को समझना, क्योंकि वह भारत का एक पड़ोसी देश है। अगर वहाँ ये विद्रोही सत्ता पर काबिज हुए तो इसका असर भारत पर भी पड़ेगा। फिलहाल म्यांमार में 4 गुट है। एक है अराकान आर्मी, दूसरा संगठन है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस आर्मी, और तीसरा है तांग नेशनल लिबरेशन आर्मी। इन तीनों के बीच एक चौथा संगठन भी है जिसका नाम है अराकान रोहिंग्या सैल्वेशन आर्मी। जब हमने इनका टेलीग्राम अकाउंट चेक किया तो अल्लाह और मुसलमानों के गाने और नजम मिली। इन सभी की चर्चा को फिलहाल जरा सा विराम देते हुए हम आगे बढ़ते हैं। 2 चीज़ें आज जानना बहुत ज़रूरी है, एक तो म्यांमार का इतिहास और दूसरा आंग सान सू की जेल यात्रा। म्यांमार की आबादी लगभग 5.5 करोड़ है। ये देश भारत, चीन, बांग्लादेश, थाईलैंड से सटा हुआ है। देश की ज़्यादातर आबादी बौद्ध धर्म को मानने वाली है। म्यांमार का एक सबसे ज़्यादा जिक्र आपने रोहिंग्या मुस्लिम को खदेड़ने के समय सुना होगा। अब थोड़ा सा इतिहास और आंग सान सू की का किस्सा, फिर म्यांमार की सेना का जुल्म और विद्रोही गुटों के टकराव की बात करेंगे। दरअसल आराम से समझे तो 15वीं सदी में ये क्षेत्र टोंगू वंश के अधीन था। इस वंश ने क्षेत्र का एकीकरण किया और देश का नाम रखा बर्मा। साल 1880 के बाद से ब्रिटिश साम्राज्य ने पूरी दुनिया में अपने पैर तेजी से पसारने शुरू किए। बर्मा भी इनकी जद में आया और 1885 के आसपास इस पर भी ब्रिटिश का कब्जा हो गया। लगभग 70 साल यहाँ अंग्रेजों ने शासन किया। सन 1947 में भारत को और इसके 1 साल बाद बर्मा को भी अंग्रेजों के चंगुल से मुक्ति मिल गई। तब यूनू देश के पहले प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए। लेकिन जल्द ही पाकिस्तान की तरह ही साल 1962 में म्यांमार की सत्ता सेना ने अपने हाथ में ले ली और 1 पार्टी सिस्टम लागू कर दिया। सेना के जनरल ने विन ने लोकतांत्रिक सरकार को किनारे करके देश की कमान अपने हाथों में ले ली। सेना की खराब नीतियों के चलते इकोनॉमी बिल्कुल चौपट थी। देश गरीबी में चला गया था। हालात को संभालना था, लेकिन इसके बावजूद भी साल 1987 में देश में नोटबंदी कर दी। एक झटके में 80% बैंक नोट अवैध ठहरा दिए गए। म्यांमार में हुई नोटबंदी से हालात इतने खराब हुए कि लोग दाने दाने को मोहताज हो चले। इस घटना से लोगों में गुस्सा भरता गया। ये गुस्सा फूटा 13 मार्च 1988 को। उस वक्त म्यांमार की राजधानी रंगून हुआ करती थी। रंगून में छात्र देश के हालात पर चर्चा कर रहे थे। बेरोजगारी और खराब सरकारी नीतियों की आलोचना की जा रही थी। उनकी ये बातचीत कुछ सरकारी अधिकारियों ने सुन ली। उन्होंने छात्रों को टोका टाकी ने झगड़े का रूप ले लिया और दोनों पक्षों के बीच खूब मार पिटाई हुई। इस झगड़े में मोंग्स फोन माऊ नाम के एक छात्र की मौत हो गई। छात्रों ने इसके विरोध में कैंपस में
विरोध करना शुरू कर दिया। सेना ने कैंपस में ताला लगवा दिया तो छात्र कैंपस से निकलकर सड़क पर आ गए। सेना ने छात्रों को ऐसे ही एक प्रोटेस्ट के दौरान गोली चलवा दी, जिसमें 200 छात्रों की मौत हो गई। इससे देश की जनता नाराज हुई। स्टूडेंट मूवमेंट अब एक नेशनल लेवल का आंदोलन बन गया। लोग सेना से चिढ़ने लगे। जहां भी सेना को देखते मारना पीटना शुरू कर देते। देश में जैसे दंगा सा मच गया। इसी सब के बीच साल 1988 में देश के तानाशाह जनरल नेविन को इस्तीफा देना पड़ा। अब सत्ता सिन विलन के पास आई। वो जनरल नेविन के खास माने जाते थे। जनरल सिन ने भी सत्ता में आते समय वही झूठ बोला जो अक्सर तानाशाह बोलते हैं कि देश में जल्दी स्वतंत्र चुनाव कराए जाएंगे। लेकिन देश की जनता ने इस बार तानाशाही खत्म करने की ठान ली थी। 1988 के बाद सत्ता बदली पर जनता चुप नहीं बैठी। उसने सड़कों पर अपनी मौजूदगी बनाए रखी। इसका फल साल 1991 में देखने को मिला। सेना ने चुनाव करवाने का ऐलान कर दिया। उस समय नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी यानी NLD पार्टी की नेता बनी आंग सान सू की। जन आंदोलनों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही थी। उसने जनता के बीच अपनी पैठ भी बना ली। चुनाव में उसका जीतना लगभग तय हो चुका था। 1991 के चुनाव में NLD की जीत भी हुई, लेकिन सेना ने चुनाव को अवैध घोषित कर दिया और सू की को नज़रबंद कर दिया। बात आ गई अब आंग सान सू की, जो म्यांमार की आज़ादी के नायक रहे जनरल ऑंग सान की बेटी है। यूं तो सू की का जन्म 19 जून 1945 को बर्मा के रंगून शहर में हुआ था। जब वो महज 2 वर्ष की थी तभी उनके पिता की विपक्षी समूह ने हत्या कर दी थी। जब सू की 15 वर्ष की थी तो 1960 में उनकी मां को भारत में बर्मा की राजदूत नियुक्त किया गया था। सू की भी अपनी मां के साथ भारत आ गई। बताया जाता है यहाँ आकर सू की संजय गांधी और राजीव गांधी के साथ खेली और बड़ी हुई। यहीं से उसने दिल्ली के लेडी श्री राम कॉलेज से स्नातक की पढ़ाई की और इसके बाद वे अपनी आगे की पढ़ाई के लिए ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय चली गई। 28 साल की सू की डॉक्टर माइकल हैरिस के साथ विवाह बंधन में बंध गई, लेकिन एक शर्त पर कि एक दिन बर्मा के लोगों को उसकी ज़रूरत होगी। उस दिन उसे वापस जाना होगा। ये साल था 1988। आंग सान सू की मां बीमार हो चली थी। मां की देखभाल करने के लिए रंगून सू की वापस लौट आई और इसी साल सू की ने लोकतंत्र के समर्थन में कई भाषण दिए। इस साल का जिक्र हमने अभी किया था। जब बर्मा में नोटबंदी के बाद हालात खराब थे, नतीजा उसे घर पर ही नज़रबंद कर दिया गया। इसके बाद कई बार नज़रबंदी हटाई गई, लगाई गई। खैर साल 2010 में नज़रबंदी से उसकी रिहाई हुई। अब यहाँ एक और किस्से का जिक्र जरूरी है। साल था 2008। सेना ने ऑपरेशन पीथाया लॉन्च किया था। पीथाया का बर्मी में अर्थ होता है साफ और सुंदर देश। इस ऑपरेशन में 2.5 लाख से अधिक रोहिंग्या मुसलमानों को बाहर का रास्ता दिखाया गया। इसमें से ज़्यादातर अभी बांग्लादेश में है। इसी साल सेना एक नया संविधान लेकर आई थी, यानी सरकार किसी की भी बने, ताकत सेना के हाथ में रहेगी। जैसे ही लोकतांत्रिक सरकार के गठन के बाद रक्षा मंत्री की नियुक्ति सेना करेगी। उसके पास गृह मंत्रालय और स्टेट सिक्योरिटी की बागडोर होगी। इसके अलावा संसद की 1/4 सीटों पर उसे आरक्षण मिलेगा, ताकि उसकी मर्जी के बिना सरकार कोई फैसला ना ले सके। इन्हीं शर्तों के चलते सू की ने साल 2010 के चुनाव का बहिष्कार कर दिया। इस सब के चलते 5 साल और बीत गए। फिर जाकर साल 2015 में देश में चुनाव हुए। NLD पार्टी को जीत मिली। आंग सान सू की देश की प्रधानमंत्री बनी। ये म्यांमार के इतिहास में 25 सालों में हुआ पहला चुनाव था, जिसमें लोगों ने खुलकर हिस्सा लिया। लेकिन जैसे ही सू की मां मजबूत हुई, इसके अगले साल म्यांमार में रोहिंग्या खदेड़े जाने लगे। पूरी दुनिया में उसकी काफ़ी आलोचना हुई, लेकिन सू की मौन रही और रोहिंग्या म्यांमार से बाहर फेंक दिए गए। बहुसंख्यक बौद्ध आबादी में वो अब काफ़ी लोकप्रिय बन चुकी थी। इस घटना के बाद वामपंथी सू की को एक विलेन की नज़र से देखने लगे। साल 2017 में भारत और म्यांमार के बीच 11 अहम समझौतों पर हस्ताक्षर हुए, यानी चाइना के खास मित्र म्यांमार को सू की के सहयोग से भारत अपनी ओर करने में सफल रहा। बस ये बात चाइना को नागवार गुजरी थी। 5 साल बाद चुनाव आए। नवंबर 2020 में फिर एक बार इलेक्शन हुए। NLD का दोबारा जीत हासिल करना सेना को रास नहीं आया। उसने सरकार के प्रतिनिधियों को जेल में बंद कर दिया। उनके ऊपर गंभीर मुकदमे लाद दिए। फरवरी की 1 तारीख को म्यांमार में फिर वही हुआ, जिसकी आशंका 2015 में लोकतंत्र आने के बाद से जताई जा रही थी। सेना प्रमुख जनरल मिन ऑंगलाइंग ने तख्ता पलट कर दिया और वही डायलॉग दोहराया जो लगभग हर तानाशाह दोहराता है कि देश के खस्ता हालत की वजह से ये फैसला लिया जा रहा है और जल्दी ही देश में स्वतंत्र चुनाव कराए जाएंगे।
लेकिन तब से लेकर अब तक न वहाँ चुनाव हुए और न लोकतंत्र की वापसी। तब से अभी तक सेना का ही सिक्का चल रहा है और अभी तक न जाने कितने हजार लोग सेना की भेंट चढ़ चुके हैं। सेना लड़ाकू विमान लेकर सीधा अपने ही नागरिकों पर बम तक बरसा देती है। लोग देश में लोकतंत्र की वापसी के लिए अड़े हुए हैं, प्रोटेस्ट करते हैं और सेना इन्हें अपने खिलाफ साजिश बताती है और उन्हें मार देती है। 15 लाख लोग सेना की वजह से घरों से भागने के लिए मजबूर हुए। ये थी म्यांमार और उसके तख्ता पलट और सेना की हिंसा और वहाँ मारे जाने वाले लोगों की कहानी। अब वहाँ के विद्रोही संगठनों का किस्सा भी सुन लीजिए। म्यांमार में तख्ता पलट के बाद से कई संगठन बन चुके हैं जो देश में उथल पुथल मचाए हुए हैं। इन्हीं में से एक है अराकान आर्मी। इनका दावा है कि इनके पास पूरे देश में सबसे ज़्यादा लड़ाके हैं, जिनके पास मॉडर्न और पक्की ट्रेनिंग है। इनका नेतृत्व कमांडर इन चीफ मेजर जनरल ट्वांग मराट नाइंग और वाइस डिप्टी कमांडर इन चीफ ब्रिगेडियर जनरल न्योटवान अवंग कर रहे हैं। रखाइन प्रांत में जातीय लोगों की ये सैन्य शाखा है जहां वे बहुसंख्यक है। साल 2020 में म्यांमार द्वारा आतंकवादी संगठन इन्हें घोषित किया गया था। फिलहाल म्यांमार बांग्लादेश सीमा पर इनका पूर्ण नियंत्रण है। इसकी सबसे बड़ी ताकत है म्यांमार की सेना के अफसर इन्हें अंदर की जानकारी और ताकत प्रदान कर रहे हैं। दूसरा संगठन है म्यांमार नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस आर्मी और तीसरा है तांग नेशनल लिबरेशन आर्मी। ये हथियारबंद समूह पहले ही म्यांमार की सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ चुके हैं। पहले इनका मकसद अपने इलाके में और ज़्यादा अधिकार पाना था, मगर अब इनका कहना है कि उनका लक्ष्य म्यांमार की सैन्य सरकार को उखाड़ फेंकना है। म्यांमार नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस आर्मी में ज़्यादातर कोकांग समुदाय के लोग शामिल है। ये इलाका चीन की सीमा के करीब है। कोकांग लोग चीनी भाषा ही बोलते हैं। उनकी पहचान हान चाइनीज के तौर पर होती है। इन्हें चीन का समर्थन प्राप्त है। इन सब के बीच म्यांमार से भागे लोकतंत्र समर्थक नेता फिलहाल थाईलैंड में निर्वासित जीवन जी रहे हैं और इन नेताओं का भी एक संगठन है जिसका नाम है तांग नेशनल लिबरेशन आर्मी। खुद को ये म्यांमार की वैध सरकार बताते हैं। इनका लक्ष्य म्यांमार में लोगों की चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकार को स्थापित करना है। इनके पास भी एक सेना है जिसे पीपुल डिफेंस फोर्स कहा जाता है, जो म्यांमार की सेना से अब लड़ रही है। म्यांमार की सेना से लड़ रहे एक संगठन का नाम है अराकान रोहिंग्या सैल्वेशन आर्मी। म्यांमार की सेना का कहना है कि ये लोग बांग्लादेश से आए घुसपैठिया है। दूसरा, ग्लोबल थिंक टैंक इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप के अनुसार अराकान का कनेक्शन पाकिस्तान से है। इसे अताउल्ला अबू लीड कर रहा है, जो कराची में जन्मा है और सऊदी अरब में पला बढ़ा है। इस साल जुलाई में रूस के सरकारी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में म्यांमार के आर्मी चीफ जनरल मिन ओंग ने कहा था कि उनकी धरती पर जो आतंकी समूह सक्रिय है उनके पीछे मजबूत ताकतें मौजूद है। मजबूत ताकतों को चीन और पाकिस्तान के परिप्रेक्ष्य में जोड़कर देखा गया था। अब ऐसे में सवाल है कि म्यांमार में हो रही इस हिंसा का भारत से क्या संबंध है। दरअसल म्यांमार के साथ भारत की तकरीबन 1600 किलोमीटर लंबी सीमा मिलती है। अगर वहां पर विद्रोही संगठनों की जीत होती है तो भारत के पूर्वोत्तर में शरणार्थी बढ़ेंगे। साथ ही विदेशी फंडिंग से चल रहे संगठन आगे चलकर भारत को कितनी टेंशन देंगे वो तो समय ही बताएगा। लेकिन फिलहाल दुनिया इस टकराव पर नज़र बनाए हुए है। अराकान आर्मी अपनी सेना के साथ साथ फिलहाल बांग्लादेश का भी सिरदर्द बने हुए हैं।